नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की चैप्टर 8 है, ठीक ना, औषधि निर्णय। 7 चैप्टर तक हम पढ़ा दिए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना दिए, ठीक ना। तो वहाँ पे जाके आप लोग 1 by 1 करके पूरा देख सकते हैं, ठीक ना। और पूरा कोर्स चला रहे हैं, अगले 7 दिन के अंदर अंदर हम ही गद्य खंड खत्म कर देंगे। उसके 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि इस महीना में आप मान लीजिए कि पूरा हम गद्य खंड और पद खंड, काव्य खंड दोनों पूरा खत्म कर देंगे, ठीक ना। तो आप लोग जाके वहाँ से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना देंगे, ठीक ना। तो चलिए औषधि निर्णय शुरू करते हैं, जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। और ये जो लेखक परिचय है वो हम अलग से देखेंगे, ठीक ना। तो पहले हम चैप्टर पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में चंपारण क्षेत्र में भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। हिमालय की तहलुती में जंगल की गोदी से उतरता मानव मानो सब सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को थुमक थुमक कर चलना सिखा रही है। क्या कर रहा है? थुमक थुमक कर चलना। वो जो है उधर का जो उत्तर पश्चिम का जो चंपारण है वो थुमक थुमक कर मानव को चलना सिखा रहा है। इतनी पुरानी और नवीन प्राचीन सभ्यता है, ठीक ना, जो कि मानव को थुमक थुमक कर मानव चलना सिखा रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीज में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी क्या है? पाते। अब देखते हैं आगे। दूर दूर तक समतल की गई भूमि ट्रैक्टर की आतुर अंगुलियों ने मानो जिसे परिहतवसान कर दिया है। तभी तो लज से सुकड़ी सो इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है और बालू की दर्रों के बीच खोई रह गई है धाराएं जो कभी विनच्छरी से ढके मध्य स्थल में निकलती रहती थी। मतलब कह रहे हैं कि अब वो नदी लगभग सूख गई है, जो कि पहले पूरा बहती रहती थी बिना रुके, जो अब लगभग सूख गई। तो क्यों सूख गई? तो वो ट्रैक्टर जो है जमीन को जोत के उसको मानो तो विलक्षण कर दिया है। इस प्रकार से वो बता रहे हैं। अब वो किलकती नहीं है, या तो लज में गड़ी निस्पंद सरकती रहती है, या बरसात के दिनों में उन मतवाना वीर रंगाओं की भांति प्रचंड नृत्यन करती रहती है। क्या बोले? वीर मरचाओं की भांति प्रचंड नृत्यन, मतलब कि नाचती रहती है, ऐसे बता रहे हैं। मसान सिकरना पर ई भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पुरुष को ललकारती है जिसे उन्होंने निरसन किया है। बच्चों, हम शुरू में बता देना चाहते हैं ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप से, ठीक ना। तो इसमें बीच में थोड़ा सा अच्छा लगता है जब वहाँ हम पढ़ते हैं बुद्ध के बारे में और कुछ प्राचीन चीज़ के बारे में, तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छा लगता है। वो होता है, कोई चैप्टर ऐसा होता है तो शुरू में ऐसा ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है, इसलिए थोड़ा सा चलेगा, लेकिन बीच में जाते जाते थोड़ा सा अच्छा है। तो कोई नहीं, कोई चैप्टर होता है देख लीजिए, ठीक ना। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तब सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस के कैकई के क्रोधारूपी नदी की बाढ़ की याद आती है। जिन्होंने 1962 का बाढ़ देखा था उन्हें क्या चीज़ का याद आता है? कैकई के क्रोधारूपी नदी बाढ़ की याद आती है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे पाटलिपुत्र से मिल्लो मौर्य शाक्य के उपदेश देने आए थे, तब ये नदियाँ समतल थी। मतलब कह रहे हैं कि तब ये नदियाँ संयमित थी। करे जब गौतम बुद्ध कब आए थे? 2500 वर्ष पहले, यानी कि 2500 व्यक्ति में पूछता है गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र कब आए थे? तो 2500 वर्ष पूर्व, ठीक ना। 2500 वर्ष पूर्व आए थे कौन? गौतम बुद्ध पाटलिपुत्र, ठीक ना। देख लीजिएगा। किसको उपदेश देने आए थे? तो साक्यों को उपदेश देने आए थे गौतम बुद्ध। ये सब व्यक्ति बनते हैं, देख लेना। आगे बढ़ते हैं। साक्यों को उपदेश देने थे, ये नदियाँ संयमित थी, घना जंगल था और वृक्ष की जड़ों में पानी रुका रहता था। वृक्ष की जड़ों में क्या रुका रहता था? पानी रुका रहता था। बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। क्या करें? बाढ़ आती थी पर अभी इतना प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल से क्या करें? पिछले 600-700 साल से जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था कत्ता चला गया है। क्या बोले? कत्ता चला गया है। वो ऐसी ही जैसे अगणित मूर्तियां का भंजन होता गया है। वृक्ष भी प्राकृतिक देवी वनच्छरी की प्रतिमाएं हैं। वृक्ष किसकी प्रतिमाएं हैं? तो वनच्छरी की। वो कौन है? प्रकृति की देवी है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्म धामानव एक ही सिक्के के दो पहलू है। कौन? वसुंधरा भोगी मानव और धर्म मानव, ठीक ना। एक कहानी सुनी। यह 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक कर्नाक वंश का राज था। या क्या किसका राज था? 12वीं सदी में कर्नाक वंश का राज था। कब तक? 300 वर्ष तक लगभग। प्रथम राजा न्यायदेव चालुक्य निप्ति सोमेश्वर पुत्र विक्रम आदित्य के सेनापति नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए। कहाँ आए थे? विजय यात्रा पर आए थे, नेपाल और मिथिला की पर क्या है? पर आए और फिर यहीं बस गए। यहाँ आए थे मिलने के लिए, लेकिन आए तो यहीं बस गए। ये जगह इतना सुंदर था, इसको भी बता रहे हैं। इस तरह सुंदर दक्षिण का रक्त और संस्कृत इस प्रदेश की निधि बने। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं?
मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, कितने लोग इस प्रक्रिया से परिचित है? कर्नाट वंश के राजा हरिसेन देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयाउद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। किसको? हरिसेन देव को किसका मुकाबला करना पड़ा? तो मुसलमान आक्रमणकारी गयाउद्दीन तुगलक, इनका, ठीक ना, गयाउद्दीन तुगलक का इनको अति करना पड़ा, जो कि एक लुटेरा था, ठीक ना। विशाल आक्रमणकारी, उसका वह घना वन मजबूत और मोती प्राचीरों से अधिक धूम्र जान पड़ता था। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विपत की तने पर आघात किया, एक तने पर आघात किया। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई, मतलब क्या करे, उसके गिरते ही मतलब उसके सेना सब उतरे और बिजली सी दौड़ गई, और सैनिकों में हजारों तलवार घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी, हजारों तलवार उस वृक्ष पर टूट पड़ी, और देखते ही देखते जंगल के बीच राह खुलती चली गई, और देखते ही देखते क्या हुआ, जंगल के बीच में ही राह खुल गई। हरिसेन देव का गाढ़ अपना घोंसला खो बैठा, अरे क्या था, उनका गढ़ जो था, मतलब जहाँ वो रहते थे, वो अपना राजमहल खो बैठे, और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा, ठीक ना। तब से जंगल जो कटना शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं, तब से जंगल कटना शुरू हुए, तब तक अभी तक रुका नहीं, कटते आ रहे हैं। नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि सास्यों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है, मतलब कह रहे हैं कि जहाँ बीज डालने भर की दरकार है, फसल तुरंत हो जाए ऐसी, मतलब उसके नीचे क्या है, जमीन है। घने जंगल की स्मृति मानो पैदावार ललकाती है, यो चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार की जंगी के द्वारा खोल देते थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं। मतलब कह रहे हैं कि पहले तो वो जंगल को काट के तलवार से, लेकिन अब तो हल और ट्रैक्टर ही इसे मतलब कि धरती को अनावृत कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। क्या बोल रहे हैं? धरती के निवासी प्राचीन और नवीन के मिश्रण है। जान पड़ता है कि आदिकाल से आने जाने वाले ताता बाधा रहा है, मतलब जंगल से छीन गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ प्रायः बाहर से ही आते हैं। पुष्ट हाथ कहाँ से आते हैं? प्रायः बाहर से आते हैं। पिछले 500-700 में थारू और झागर जातियाँ यहाँ आकर बसी। कौन जाती है? थारू और झागर। 500-700 वर्ष पहले थारू और झागर जातियाँ यहाँ के आके बसी थी। थारू और झागर जातियाँ, ठीक ना। आगे देखते हैं। थारुओं के उद्भव के विषय में अनेक मत है, पूछ देगा। थारू के उद्भव के विषय में अनेक मत है। तो क्या है, वो लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार राजस्थान से निकाला गया। थार राजस्थान का मरुस्थल है, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, ठीक ना। सबसे बड़ा है भारत का वही मरुस्थल। घाघरा को 8वीं शताब्दी के अंत में लाया गया। किसको? घाघरों को। थारू को लाया गया था कब? 7वीं शताब्दी में, और घाघरों को लाया गया पिछले 500-700 वर्षों में। थारुओं को और घाघरों को 18वीं शताब्दी में लाया गया था इधर ही। तो 1700 की बात हो रही है, ठीक ना। 18वीं शताब्दी मतलब 1700, 100 वर्ष पूर्व की बात करता है, यानी कि 1700 से लेके 1799 तक के समय को क्या कहेंगे? 18वीं शताब्दी, ठीक ना। इसी प्रकार से 1600 से लेके 1699 तक के समय को 17वीं, और 1800 से लेके 1899 तक के समय को 19वीं शताब्दी, ठीक ना। ये लोग दक्षिण बिहार से छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए थे। ये उस समय बोल रहे हैं, नागपुर अभी छोटा दक्षिणी पठार कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर जो है वो भी झारखंड में पड़ता है, लेकिन उस समय जब ये लिखे थे उस समय बिहार झारखंड एक ही था। ये तो 2000 ईस्वी में 15 नवंबर 2000 में बिहार झारखंड अलग हुआ था, ठीक, 15 नवंबर को NOV, ठीक ना, अलग हुआ था। छोटा नागपुर पठार लाए गए। वहाँ की आदिवासी जनजातियाँ ओबार, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज है। ओबार, मुंडा, लोहार इत्यादि के ये सब क्या थे? वंशज हैं। घाघर शब्द का अर्थ अभी बता रहे हैं। घाघर शब्द का अर्थ ओड़वा भाषा में है भाड़े का मजदूर। घाघर शब्द का अर्थ क्या है? ओड़वा भाषा में क्या है? भाड़े के मजदूर। ये क्या होते थे? भाड़े के मजदूर। इनके लोक गीतों में 200 वर्ष पूर्व के महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। क्या है? महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए, और उसके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। कब तक? बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में घाघरा मिश्रित ओड़वा भाषा में बात करते हैं, और दूसरे से भोजपुरी या मधेसी में। आपस में क्या, कौन भाषा में? ओड़वा भाषा में बात करते हैं। दूसरे से मधेसी या भोजपुरी, यानी कि वहाँ की भाषा में या फिर भोजपुरी में। दक्षिण बिहार के गया जिले में भुइया लोग भी इस भांति नील की खेती के लिए हिमालय से लाए गए थे। अभी दक्षिण बिहार के गया जिले के बारे में बता रहे कि वहाँ भी भुइया लोग जो थे लाए गए थे इसी प्रकार की खेती के लिए। तलहटी में लाए गए थे। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मशहूर वर्ग के अंग है। संभवतः किसका है? मुसहर वंश के अंश। मुसहर क्या होता है? छोटी जाति को मुसहर कहा जाता है। ये तो जो मतलब अपने भारतीय सभ्यता में जो जाति परंपरा है ना, उसके अंतर्गत छोटी जो जाति होती है तो उसके अंतर्गत मुसहर आते हैं, ठीक ना। ऐसे हम इस सबको नहीं मानते। इस कर्मठ मजदूर से नील कोठियों के साहब
दासों की भांति काम लेते, किंतु संपदा में क्या बोल रहे हैं, किंतु संपदा में भोगी ये कभी न बने। दासों की भांति सिर्फ करते थे, लेकिन जो संपदा उपजती थी इसके भोगी ये कभी न बने। आने वालों का ताता बाधा ही रहा, आने वाले का ताता बाधा ही रहा। आक्रमणकारियों ने शस्त्र, राजकुल के वंशज, आजीविका के खोजी, आदिवासी और हरिजन मजदूर उर्वर भूमि से संपदा प्राप्त करने के लिए अभिलाषी और क्या है, पछाड़ी जमींदार तथा वो गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। अब देखो इसको थोड़ा सा पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ महात्मा गांधी के बारे में इन्होंने बताया था, तो कुछ यहाँ से कुछ समझ में आएगा। ऐसे ये क्या बोल रहे थे, क्योंकि पूर्व में IAS रह चुके थे ना, अधिकारी थे किसी पद पे, तो मतलब इनका थोड़ा सा बोली जो है उच्च टाइप का है, ठीक ना। तो चलते हैं, अब देखते हैं आगे। पिछले 10 वर्षों में एक नया शस्त्र समुदाय यहाँ आया। क्या? पिछले 10 वर्षों में एक नया शस्त्र समुदाय यहाँ आया। पूर्वी बंगाल के शरणार्थी, चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं और घाघरों के बीच यह रहस्य श्यामला भूमि उनकी भी धृति बनी। बिछड़ी मत से सुखद स्पर्शी की स्मृति धान के खेत में इन्हें मिली, और हिमालय की पदस्थली पर मानो गंगा सागर ने चरणोदक उदेला। इतिहास की उंगलियों ऐसी वाणी पर थेक जिसकी हर झड़क एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समझ में आता है पर क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक ना। जिसे समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, ऐसे हमें भी समझ में आ रहा है, लेकिन कैसे समझाएं ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक ना। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस बीना की विविध रागनी सुनने को मिली, ठीक ना। थारुओं की अनुपम गृह कला, घाघरों का नृत्य, पूर्वी बंगाल के पूर्ववासित किसानों का करुण कीर्तन। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शन का आयोजन किया गया था, तथापि थारुओं की कला मूलभूत उनके दैनिक जीवन का अंग है। अब यहाँ पर ही बताएं कि उनका जो मूलभूत जो कला था उसको इन्होंने देखा। सुदूर गांव के इस बीना से विविध रागिनी सुनने को मिला। क्या था, कौन गया था रागिनी, इसको देखिए। थारुओं की अनुपम गृह कला, मतलब कि उनका जो रहने का तरीका है उसको। घाघरों का नृत्य, घाघरों क्या करते थे, नृत्य करते थे। और इन्हीं के आग्रह पर क्या किया गया था, देहाती प्रदर्शन किया गया था, जिसमें इन्हें इन सब चीज़ों को देखने का अवसर मिला। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सींग का बनाया जाता है। जिस पात्र में धान रखा जाता है किसका बनाया जाता है, सींग का बनाया जाता है, सींग का, ठीक ना। सींग कुछ पदार्थ होता होगा, कई तरह के रंग और डिजाइनों के साथ उसे बनाया जाता है। सिंक की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। सीप की झालर समुद्र से निकलता है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा है। मतलब यहाँ पर कुछ बनावट के बारे में बता रहे हैं, जो उन लोगों का उपयोग की सामग्री थी उसकी बनावट वो कैसे करते हैं इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक ना। किंतु सबसे मनोहर था नव वधू का एक अनोखा अलंकार, जो मात्र आभूषण ही नहीं, हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर पति के पास खेत में जाती थी। इस पर भोजपुरी फिल्म भी हम देखे थे, मतलब शायद निरहुआ का फिल्म था, उसमें देखे थे। जब नया शादी होकर आया था तो माथा पर अमरपाली जो थी माथा पर कलौआ रख के जा रही थी, मतलब खाना देने के लिए, ऐसा कुछ हम देखे थे। उसी का मतलब कि ऐसा परंपरा होता है कि जब आता है कोई तो अपना नववधू यानी कि नई कन्या पति को खाना देने, कहाँ कलऊ देने खेत जाती है खुद, तब उसके बारे में वर्णन करें। नववधू जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है तो अपने मस्तक पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है, ठीक ना। क्या रखती है, एक पीढ़ा रखती है मस्तक पर, जिसमें 3 लतें बेनियों की भांति लटकी रहती है। हर लते में घवल, सीपों और एक बीज विशेष के सफेद दाने पिरोए होते हैं। पीढ़े के ऊपर सिंक की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है। किसमें, सिंक के ऊपर कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा हुआ था। टोकरी को दोनों हाथों से संभालते जब लाज भरी, यानी कि नई बहू है तो लाज तो बढ़ेगा ना जी, लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर अपने पग बढ़ाती है। सो सीप की बेनिया रजत कंकोनी की भांति झंझट हो उठती है और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को केलाऊ कराने जा रही है। मतलब फिर सारा गांव जान जाता है कि नया वधू है जो कि अपने प्रीतम को यानी कि पति को क्या कलाऊ कराने जा रही है। इस मधुर और निसंद संस्कृति की अपेक्षा घाघरों का सामाजिक, ये सब उनको क्या था, एक स्टेज पर ही दिखाया गया था करके। और इस मधुर और सीनगद्ध संस्कृति की अपेक्षा घाघरों का सामाजिक जीवन अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण था। उल्लासपूर्ण मतलब हंसी भरा।
स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे, यानी कि सामूहिक नृत्य, सामूहिक रूप से नाचने लगे। क्या था? सामूहिक नृत्य करने लगे। अब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा पढ़ने में, कुछ मतलब लग रहा है कि कुछ बता रहे हैं किसी संस्कृति के बारे में। ओड़वा नृत्य, क्या बोल रहे हैं? ओड़वा नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं घाघरों के। कोई ओड़वा होगा, उसके नृत्य से मिलते जुलते ही घाघरों का अपना स्थानीय नृत्य था, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी है। इनमें कुछ निजी विशेषताएं थे। क्या? मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए उसे हिलाते जाता है। हाँ, बचपन से तो यही डांस सीखे हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है। गीत में कल्पना और चित्रोमता अधिक जान पड़ी। क्या बोला? गीत में कल्पना और चित्रोमता अधिक जान पड़ी, मतलब कि कोई काल्पनिक गीत ऐसे बनाया कि जैसे इंसान उसको देख रहा हो सामने से, उस प्रकार से वैसा होता हुआ वो गीत गा रहा था। इसलिए कि काल्पनिक चित्रोमता अधिक लगी, ठीक ना। भाषा में भोजपुरी और ओड़वा का मिश्रण था। भाषा में किस चीज़ का? भोजपुरी और ओड़वा भाषा का मिश्रण था। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते और गीतों को मधुर व्यंजनों के बीच प्रहसन की छवि दिखा देते, मतलब कि नया नया अच्छी करके आते, कुछ कुछ अलग अलग जानवरों का भेष धर के बीच में उसको और आकर्षक बना देते थे। किसको? नृत्य को। रिछ, शेर, हिरन इन निसर्ग प्रेमी नृतकों के बीच हिल मिल कूदक रहे हैं, मतलब कि कोई रिछ बन के आता, कोई शेर, कोई हिरन, इस निसर्ग प्रेम नृतकों के बीच उछल रहे हैं। लगा कि सदियों से नागरिक सभ्यता के अनगिनती पर्दे उठे हैं और निर्बध नर नारियों की आदमी किंतु सुबह भरी झांकी मिली। सुबह भरी क्या? सुषमा भरी झांकी मिली। और उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन गंभीर विषादपूर्ण, पूर्वी बंगाल के बारे में बता रहे हैं, गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादिकुंज का स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में बरसों बाद शायद इस कीर्तनों की उड़बद ताने छोटी होती जाए, शायद इनका विषाद स्मृति की रेखाएं मिलन हो जाए और उल्लास की खड़िया मुखर हो उठे। उल्लास की खड़िया क्या होते? मुखर हो उठे। उल्लास। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे में के पीछे सजग हो उठा। धरती देती है किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बना सका। क्या बोले? कि धरती तो देती है लेकिन यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बना पाया। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती, अब फिर ये पीछे चल गए, नील की खेती का विस्तार किया। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे और इसीलिए नील का पाश्चात्य देशों में बहुत मांग था। नील का क्या था? पाश्चात्य देशों में बहुत मांग था, क्योंकि उससे बहुत सारे रंग बनते थे। लाखों की संपदा में उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत मतलब होता है किसान, ठीक ना। रैयत मतलब किसान, किंतु रैयतों के कोई लाभ नहीं हुई। बेतिया राजा से बहुत काम अदायगी पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ली। बेतिया राजा से हजारों एकड़ जमीन इन ठेकेदारों ने ली। ठेक देहात में उनकी भव्य कोठियाँ खड़ी हो गई। क्या थी? देहात में जो था, खेत देहात में होता है ना, पूरा खेत देहात बोले तो वहाँ पर इन्होंने अपना कोठिया, मतलब कि अब अच्छा कोठी बना लिया रहने के लिए। किसान की जबरदस्ती नील की खेती कराई। किसान से जबरदस्ती क्या करवाई? नील की खेती करवाई। हर 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठा नील की खेती, सब 10th में पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में। हर 20 कट्ठे जमीन पर 3 कट्ठा, 20 कट्ठा जमीन पर यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। 20वीं सदी के प्रारंभ में जब केमिकल रंगों का इजाद होने पर नील की मांग कम हो गई, तब भी यह जबरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वो मोटी रकमें गोरे ठेकेदार को दे। चंपारण और मतलब कि अगर वो खेती नहीं करते तो बोलते कि ज़्यादा टैक्स तुमको देना पड़ेगा, ठीक ना। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों ने निष्कंटक साम्राज्य था। इनका निष्कंटक साम्राज्य था। उन दिनों जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती पर हिंदुस्तानी अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे, जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती थी, इतना बताओ अत्याचार कि उस रास्ते पर क्या होगा था? हिंदुस्तानी अपना जानवर नहीं ले जा सकता था, ठीक ना। यदि किसी रैयत के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता था, यानी कि साहब को बुलाना ही पड़ता था, उसका मन हो या ना हो, ठीक ना। साहब बीमार पड़ता तो रैयत से इलाज के लिए वसूली होता। साहब बीमार पड़ता तो रैयत से इलाज के लिए वसूली, यानी कि चंदा काटता था, ठीक ना। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाधी कमाई से कुछ ना कुछ देना होता। अगर वो गाड़ी उड़ी खरीदता तो अपनी गाधी कमाई से कुछ ना कुछ देना होता। ओमलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। ओमलवा कोठी के साहब का क्या नाम था? एमन।
भीषण भीषण आतंक था एमन साहब का। एमन साहब का था बहुत ज़्यादा आतंक था। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को भी जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था। उसका रोज का काम यह था, किसी को भी झोपड़ी में आग लगा देना, किसी को जेल में ठूंस देना। तत्कालीन शासक नीलहे गोरे के हाथ से पुतला था। तत्कालीन शासक नीलहे गोरे हाथ का पुतला था, जो वहाँ का राजा था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते, देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। वो सभी साहब की कोठियों में ठहरते थे। वो सभी कहाँ ठहरते थे? साहब की कोठियों में ठहरते थे। दक्षिण बिहार में बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुंचने, इसीलिए गंगा पर पुल बनाने की स्कीम को तत्कालीन शासक शासन में कोई दिलचस्पी नहीं ली, थी ना, क्योंकि वह दक्षिण बिहार के बागी विचार का असर चंपारण के देर पहुंच जाता, इसीलिए वहाँ पर पुल बनाने का विचार नहीं किया जा रहा था। नहीं तो उसका क्या होता है कि उत्तरी बिहार दक्षिण बिहार आपस में मिल जाते, तो लोग ऐसा नहीं ना हो पाता जब ज़्यादा लोग एकत्रित हो जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं? चंपारण गोरे नीलों ने राज ब्रिटिश साम्राज्य के छात्र छाया में पनपता रहा और आतंक और दैन्य समृद्धि और बेबसी के उस अवल के सन क्या हुआ? 1917 के अप्रैल माह में एक बिजली सी कौंधी 1917 के अप्रैल माह में चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। चंपारण में जो गांधी जी के चमत्कार की कथा है, जो उन्होंने सत्याग्रह किया था, उसकी कहानी कौन लिखी है? स्वयं राजेंद्र प्रसाद, यानी कि जो पहले राष्ट्रपति थे। स्वतंत्रता युद्ध में महानाटक के उस नंदी पाथ में मानो सूत्र रूप से संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई है। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पर मई सन 1962 मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उस सभी स्थान की रज लेना जहाँ गांधी जी ने सन 1917 में अभियान किया था। मतलब क्या, उस सभी रज मतलब होता है मिट्टी, उस सभी यात्रा की रज लेने के लिए जहाँ गांधी जी ने क्या थी यात्रा, जहाँ गांधी जी ने सन 1917 में अभियान किया था, जहाँ वो गए थे, वहाँ की वो रज लेने के लिए 1962 में कौन निकले? जगदीश चंद्र जी माथुर जी, ठीक ना। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उन सभी स्थान, मतलब कि महात्मा गांधी को एकदम पूजनीय मानते थे, इसलिए, और थे क्या, बहुत बड़े अफसर थे और इसलिए उनको पूजनीय मानते थे, और उनके रज लेने के लिए जहाँ वो गए, इसलिए कहें कि हम तीर्थ यात्रा पर निकले कि रज लेने यहाँ जहाँ गांधी जी ने सन 1917 में अभियान किया था, उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला कुछ उन महानुभावों का जो सन 17 में गांधी जी के साथ थे, ठीक ना। उन्हें बताते हैं, सोने में सुहागा हो गया, उनसे हम मिले इसलिए, ठीक ना। मोतिहारी में मिले थे श्री राम दयाल शाह, गांधी जी के रहन सहन का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, एवं श्री हरबंश सहाय जो मुजफ्फरपुर के मोतिहारी गांधी जी के साथ गए थे, और उन वकीलों में थे जो उस आंदोलन में उनके सलाहकार रहे, और उन वकीलों में थे जो महात्मा गांधी जी के 1817 के चंपारण सत्याग्रह में सलाहकार थे, ठीक ना। 1857 कह रहे हैं, बताओ, 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसमें सलाहकार थे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बात हुई। रामनवमी जी से इनकी मुलाकात हुई और देर तक इन्होंने बात किया। रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में अग्रण्य थे। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था, जिस तेजस्वी किसान के द्वारा गांधी जी किसके द्वारा स्वीकार किए थे जाना? देखिए, राजकुमार शुक्ल सन 1917 में जिसके द्वारा उन्होंने स्वीकार किया था, वो कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। सन 1917 में पहले ही श्री राम दयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था। कौन? तो राजकुमार शुक्ल की सन 30 के आसपास मृत्यु हो गई, यानी कि 1930 के आसपास उन किसान को जो था उनका मृत्यु हो गया था। किनका? राजकुमार शुक्ल जी का, जो कि चंपारण सत्याग्रह में उनको बुलाए थे। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। सुदूर कहाँ? भितिहरवा गांव में। यहाँ गांव अमोलवा के निकट है। यह गांव कहाँ है? अमोलवा के निकट। भितिहरवा कहाँ स्थित है? तो अमोलवा के निकट, जहाँ सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी। जहाँ तूती मतलब कि सब चीज़ उन्हीं की चलती थी सबसे ज़्यादा। कब? 17 में एमन साहब की। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अवस्था के सुधार भी श्री गणेश मतलब सुधार का भी उन्होंने शुरुआत किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया कि एक दिन किसी गांव के किसान की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे।
जा रहे थे। उनके साथ दूर जाना था। हाथी पर दोनों सवार थे। कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्राम की दुर्व्यवस्था को दूर करने की शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों का शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। ये शिक्षा व्यवस्था पर जोर दिया कि अगर शिक्षित हो जाएगा तो खुद सुधर जाएगा, अगर शिक्षित नहीं होगा तो केवल आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने से कुछ नहीं होगी। अगला पीढ़ी फिर उसी प्रकार से गरीब हो जाएगा जैसे इसका स्थिति अभी है। अगला पीढ़ी पे फिर वैसा ही हो जाएगा। अगर लेकिन शिक्षित हो गया तो अगला पीढ़ी खुद सुधर जाएगा, ऐसा उनका मानना था। उन्होंने कहा कि चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं। चंपारण में क्या करना चाहते हैं? कुछ ग्रामीण विद्यालय की स्थापना कौन? गांधी जी करना चाहते थे, ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सुधरे। मतलब कि होते हैं जो भविष्य में सोचते हैं, जो दूरदृष्टि के लोग होते हैं गांधी जी जैसे, वो आराम से ये चीज़ देख पाते हैं, ठीक ना। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गाँव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। बड़हड़बा, मधुबन और भितिहरबा। कहाँ? बड़हड़बा, मधुबन और भितिहरबा में 3 विद्यालय स्थापित हुए। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता को 3 गांव में तैनात किया गया। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ता को कहाँ? 3 गांव में तैनात किया गया। वो कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। कहाँ से? गुजरात और महाराष्ट्र से। कौन है? पढ़ाने के लिए शिक्षक आए। गांधी जी ने उन्हें बुलवाया। बड़हड़बा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बब्बन जी गोखले और उनकी विदुषी श्री बब्बन जी गोखले और श्री विदुषी पत्नी, उनकी पत्नी भी थी बब्बन जी गोखले के, अवंतिका बाई गोखले ने चलाया, ठीक ना, वो विद्यालय को। कहाँ का? बड़हड़बा का। साथ में देवदास गांधी भी थे। साथ में कौन थे? देवदास गांधी भी थे। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से, मधुबन में किनको बुलाया? गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ रहे थे, ठीक ना। भितिहरबा के अध्यक्ष थे वायोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। कौन थे? सोमन जी और वायोवृद्ध डॉक्टर देव भी थे वहाँ। कहाँ? भितिहरबा में। तीनों को बता दिया। बाद में वो वहाँ पुंडलीक जी गए। बाद में वहाँ कौन गए? पुंडलीक जी गए। स्वयं कस्तूरबा यानी कि गांधी जी की पत्नी स्वयं भितिहरबा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवी की देखभाल करती रही, क्योंकि कस्तूरबा तो पढ़ी लिखी थी नहीं, तो उनका बस देखभाल करती थी, ठीक ना। अब आगे देखते हैं इन विद्यालयों का आदर्श क्या था। इनका उद्देश्य मतलब क्या था, इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को, जिसमें शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है। जिन पर क्या पड़ता था? शिक्षा संबंधी आदर्शों का प्रकाश पड़ता। डायरेक्ट उन्होंने किसको? वहाँ के सीधा साहब को पत्र लिख दिया कि फिर वो बीच में अच्छी न करे, पर प्रकाश पड़ता है। मैंने इन स्कूल में किसी तरह का नापा तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है। क्या बोले? किसी तरह का नापा तुला पाठ्यक्रम नहीं चालू किया, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और है मानता हूँ। उस समय का भी जो शिक्षा पद्धति था उसे खतरनाक और है मानते थे, क्योंकि वो अंग्रेज द्वारा बनाया गया था और इतना मतलब कि मानो तो बस नौकर बनाने के लिए था कि हमारी कंपनी में ये काम कर सके, ठीक ना। क्योंकि मैं तो पुरानी लीग से हटकर चल रहा हूँ और मैं इसे बहुत खतरनाक मानता हूँ। शिक्षा पद्धति के छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती करे कि उनके चरित्र और बुद्धि का विकास, क्योंकि महात्मा गांधी चरित्र पर बहुत ज़्यादा जोर देते थे। उनका मानना था कि उनका कहना भी है कि चरित्र बिना शिक्षा नहीं, कि बिना चरित्र के कोई भी विद्यार्थी शिक्षित नहीं हो सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले, कितना भी पढ़े, अगर उसका चरित्र ठीक नहीं है तो वो उसका ज्ञान नहीं टिक पाएगा। और ज्ञान का अर्थ क्या होता है? चरित्र ही होता है। अगर आपके पास चरित्र है तो ज्ञान है, और चरित्र नहीं है तो ज्ञान नहीं है। सीखा क्या? जिंदगी भर पढ़ा। तो यही बात वो कहते हैं और हम भी इससे बहुत ज़्यादा सहमत हैं। छोटे बच्चे के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय वो उसे क्या बनाते हैं? बौना बनाते हैं। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए मैं उसके दोष से बचने का चेष्टा करूंगा। मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका क्या हो? निष्कलुष हो, मतलब कि उनके चरित्र पर दाग ना हो, एकदम निष्कलुष हो, ठीक ना। ऐसे महिला के संपर्क में आए सुसंस्कृत महिला के, तो उनको क्या होगा? चरित्र की शिक्षा मिलेगी। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। क्या बोले? मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का साधन मात्र है। क्या बोले कि अक्षर ज्ञान क्या था? वहां तक पहुंचने का बस साधन मात्र है कि बच्चे पहुंच के चरित्रवान बन सके। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। उनके लिए क्या की जाएगी? औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। उद्देश्य यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद बच्चे अपने वंशगत व्यवसाय को छोड़ दें। जो ज्ञान वह स्कूल से प्राप्त करेंगे उसका उपयोग खेत और ग्रामीण जीवन को परिकष्ट करने के लिए होगा। मतलब कि उस समय तो और कुछ उद्योग बिजनेस उतना था नहीं, तो बोले कि उसी को बेहतर करने के लिए वो इस शिक्षा का उपयोग करेंगे, ठीक ना। कुछ ही समय के लिए सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितिहरबा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। कहाँ? भितिहरबा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई।
उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूं। भाग्य देखिए कि उसी दिन वहां मौजूद थे श्री पुंडलिक जी, जो कि वहां के कौन थे, टीचर थे। सन 17 की इन्हीं पुंडलिक जी ने गांधी जी के बेलगांव से बुलाया, बेलगांव से इन्हें बुलाया था। किनको, पुंडलिक जी को गांधी जी ने, ठीक ना। भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्रामवासियों के दिल में भय दूर करने के लिए, ग्रामवासियों के दिल से क्या भय दूर करने, ग्रामवासियों के दिल से क्या भय दूर करने के लिए वो लगभग 1 साल रहे। और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से क्या कर दिया, वो लगभग 1 साल रहे, फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। लेकिन इतना समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलिक जी आ जाते थे। 2-3 साल में उन्हें निष्कासित कर दिया था पुंडलिक जी को वहाँ से, लेकिन हर 2-3 साल में वहाँ वो पहुँच जाते थे। उनके शिष्य भी मौजूद हैं, वृद्ध हो चले हैं, किंतु पुंडलिक जी की तेजस्वी व्यक्तित्व, बलिष्ठ शरीर, दबंग आवाज साक्षी है उस अग्नि शाखा के जिससे गांधी जी की शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया, ठीक ना। मतलब कि इनका जो आवाज था, शरीर था, मतलब बुद्ध तो हो चुके थे लेकिन सब चीज दिख रहा था, तब पर भी बोल रहे हैं कि गांधी जी की शीतल बंधन में उनका इतना तेजस्वी रूप भी बंध गया, ठीक ना। और उनसे गांधी जी से ये भी प्रभावित हुए, जबकि इनका आवाज, शरीर बल सब चीज एकदम कड़क था। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखी। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत ना पड़ी। बताओ, वो इंसान जिसकी मदद करने के लिए जा रहा था, कोई मदद लेने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी सब पर दया करके उन्होंने अलग मठ बनाया और फिर वहां रहे। मतलब सच में, मतलब महान थे तब तो आज रास्ता सब करना है। मठ के महंत ने एक मुहिये के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई और एक पेड़ के नीचे खटिया बिछाई और बाद में एक झोपड़ी बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे। मतलब वहाँ बताइए, पेड़ के नीचे गए, खटिया बिछा के 1-2 दिन रहे, बाद में वहाँ झोपड़ी बनाई, फिर उस झोपड़ी के अंदर रहना शुरू किया। गाँव में कोई आश्रय भी नहीं दिया, फिर भी उस गाँव वालों के लिए लड़े और उसको उनका अधिकार दिलवाए और फिर वहाँ से गांधी जी स्थित थे। आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। उस झोपड़ी को, अब समझो, एमन साहब के कर्मचारी ने गांधी जी को झोपड़ी को जला दिया कि चल जाए किसी प्रकार से। बाद में वह खपरेले का भवन बना। वहाँ क्या बना है, खपड़ा के भवन बनाया। कहा कि अच्छा झोपड़ी जला दिया, अभी खपड़ा के बनाते हैं, खपड़ा वो जला बताओ। भवन बना जो अब भी बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है। अभी कहा था बहुत कुछ मौलिक अवस्था में है, मतलब उसी प्रकार से है। कस्तूरबा यहाँ रहकर आश्रम के कार्य कर्तव्यों की देखभाल करती। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते, प्रायः वो बेतिया और मोतिहारी में ही जाते रहते थे और कस्तूरबा बाई भितिहरवा के वहीं आश्रम में रहती थी। लेकिन पुंडलिक जी ने 3-4 शिष्य भी मिले। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले और पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं सुनाई। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आए। कायदा था कि साहब जब आए तो गृहपति उससे घोड़े के लगाम पकड़े। कायदा क्या था, बताओ, क्या नियम बनाए हुए था कि जब एमन साहब आएगा तो गृहपति जाएगा और उसका लगाम पकड़ेगा घोड़ा का। इतना शासन था, ठीक ना। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी भी गांधी जी के साथ एकदम हिम्मत वाला हो गए थे। देखिए, पुंडलिक जी गांधी जी से सीखा निर्भीकता, और वही निर्भीकता उन्होंने गांव वाले को दी। मतलब गांधी जी से निर्भीकता सीख गए थे, मतलब कि डरना नहीं है, सीख गए थे, और उन्होंने किसको दिया, गांव वाले को दिया, ठीक ना। चंपारण अभ्यारण्य का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी, मतलब कि निर्भय। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंद का भी नृत्य देखते हैं तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज भी नहीं लगा सकते जिसकी छाया हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में कायापन करते थे। मतलब कि बता रहे हैं कि अभी हम स्वतंत्र रूप से जब घूमते हैं तो उसका अंदाज भी हम नहीं लगा सकते कि कितना उन्होंने झेला था। गांधी जी ने उस दुर्भेद अहंकार को चीर दिया, मतलब जो उस अंग्रेज सबका जो अहंकार था उसको चीर दिया। किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदय गमन नहीं कर सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार असत्य पधा एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी ना हो। मतलब कि वो एक को वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे जिसकी तथ्य की उनको पूरी जानकारी नहीं होती थी। मतलब उनको थोड़ा सा भी संदेह रहता था तो वो पत्र नहीं लिखते थे। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। अधिकांश पत्र क्या अंग्रेज अधिकारी को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अति रंजकपूर्ण। आजकल का जमाना होता तो लोग उन खबरों को क्या बोले, समाचार पत्रों में छापते। मतलब बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी को ऐसा खबर आता कि आजकल का जमाना होता है उसे वो समाचार पत्रों में फाड़ते, क्रोधपूर्ण, दोषपूर्ण करते। मतलब कि क्रोध दिखाते, दोष दिखाते, जैसे कि अभी बहुत सारा बच्चा करता भी है, 1-2 शॉर्ट्स देख लेता है यूट्यूब पर, महात्मा गांधी को खूब कोसेगा। मतलब इतना मत पूछो, उनसे महान बन जाता है खुद है। किंतु गांधी जी हर बात को तोलते, मतलब हर बात को नापते कि मतलब क्या सही है क्या गलत है,
स्वयं सत्यापन करते हैं, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते हैं। समाचार पत्रों में अपने इंक्वायरी का मतलब ये क्या कर रहे हैं इसका खबर बहुत कम देते हैं। किसी गांव से अत्याचार की खबर आती तो वहां जाकर खुद पूछताछ करते। राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धनधीर बाबू इत्यादि जांच करते, मतलब कि सब जाते और खुद वहां जांच करते क्या यह बात सच है, बोल बुलावा तो नहीं है, कोई बोल दिया ऐसे विश्वास करना इस पर सही नहीं है। खुद जाते और उसका जांच करते। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोग ने उनसे चंपारण की सशस्त्र जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा तो बोले, मतलब कि जब 1916 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ था और महात्मा गांधी पहुंचे थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अथी में ओपनिंग में, तब वहाँ पर गोखले जी जब गए थे, मतलब क्या नाम उनका, वो जो किसान थे जी, राजकुमार शुक्ल जी जब गए थे तो उन्होंने बोला था कि ठीक है ऐसा है तो हम अपनी आंखों से देखे बिना और इन बातों की जांच पड़ताल किए बिना इस मामले में नहीं पहुंचेंगे, ठीक है ना, नहीं पहुंचूंगा, मतलब वो ऐसा बोले कि हम अपने से देख लेंगे, जांच पड़ताल करेंगे, फिर हम बताएंगे कि हम इसके क्या करने हैं इसके बारे में। तो नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुना, मतलब सुनते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि सिर्फ गाँव वाला का ही मत नहीं सुनते बल्कि उस नीलहे साहब के बंगलों में जाते हैं और उसका भी मत सुनते हैं, ठीक ना, कि वो क्या बोल रहा है, उसका क्या मानना है, यह सबको लेकर। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था, मतलब यही वह सत्य था जिसके कारण वो इतने महान बने, ठीक ना। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करने की ही सामान्य व्यवहार है। क्या बोल रहे हैं कि आज बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण, बिना कुछ किए खाली सुन लिया पूरा दोषारोपण मार हो जाता है, ठीक ना। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली बात है। क्या बोले आज, अभी तो वीडियो के रूप में ये सब मामूली बात हो गया, तो उस समय तो लिखना था, ठीक ना। आज सत्य धूल रहित पड़ा है, जब भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है, ठीक ना। कैसे है चंपारण की यह भूमि, मतलब पूछ रहे हैं कैसे है चंपारण की यह भूमि, मानव विस्मृति के हाथों में अपनी बड़ी से बड़ी निधियों के सौंपने के लिए प्रयुक्त रहती है, ठीक ना। गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थानों के कुछ स्मारक बना रही है, मतलब वहाँ पर गांधी निधि बनाई गई है, लेकिन क्या यह कोई तीर्थ टिक पाएगा, देखते हैं। भितिहरवा के पास रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं दो अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल, मतलब कह रहे कि अशोक भी वहाँ स्तंभ बनवाया था लेकिन वहाँ ध्वस्त पड़ा है। पुष्ट मौर्य काल के नमूने, शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, कुशीनगर, लोरिया, नंदगढ़, अरेरा, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली, ये सब क्या है, अनेक नगर है, ठीक ना। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है, कुशीनगर कहाँ है, गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को, अब क्या है वो स्वतंत्र जिला हो गया है, जहाँ गंडक को, पहले क्या था पहले गोरखपुर जिले में था, अभी खुद स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। अब क्या करें, अब नदी कई मील हट गई है। भगवान बुद्ध के निर्माण सैया की मूर्ति निसंदेह विराट है, मतलब कुशीनगर में उनको निर्माण मिला था, निसंदेह बहुत विराट है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में उन्हीं लोगों ने करवाया जिन्होंने बोध गया के मंदिर बनवाया था। क्या बोले कि उस समय में जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनाया था उन्हीं लोगों ने संभवतः इसका भी निर्माण करवाया होगा। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों का तथागत शरीर को भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने हैं। स्तूप क्या बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो हिस्ट्री के छात्र वो 12th में पढ़ लेंगे इसको। अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार के नंदलगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अमूर्त कृति है। इनका मुकाबला क्या है, इनका मुकाबला जावा का बहादुर का मंदिर ही कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्माण नहीं हो पाया, अभी तक मतलब इसका काल का अनुमान नहीं लगाया गया है कि कब बना था। 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्ताकार 82 फुट ऊंचे 1500 फुट वृत्ताकार के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा जहाँ एक छात्राकार स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन भोजन पात्र पर लिखी 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि, क्या 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि, देखते हैं कितना है, जब खत्म कब होगा। चलिए 2 पेज और है, पहले दिखाते हैं। बौद्ध पांडुलिपि पाई गई थी। थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बयाना हुआ लहरी नंदागढ़ का सिंह स्तंभ है। लहरी नंदागढ़ का क्या है, सिंह स्तंभ है। मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ था उनके विचार में, ठीक ना। अशोक का सबसे कलापूर्ण। लेख भी स्पष्ट है। इस लेख और उसे कुछ दक्षिण में ओराज स्तंभ में अंकित लेखों के शासन सिद्धांतों का प्रतिपादन
महामात्रु को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, इसका उद्देश्य है पशुवध की मनाही की गई। तत्कालीन कश्मीरी की अपने कर्तव्य और आदर्श की याद दिलाई गई। आजकल का कश्मीर में क्या बोल रहे हैं, गगन स्पर्शी सिंह की भंसिमा और उसके नीचे खुदे लेख को देखते देखते 2200 वर्ष पहले प्रतिरूप किंतु करुणाद्र स्वर में प्रतिध्वनि सुन पा रहा हूँ। वह स्वर आज भी कितनी खरा है, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है, मतलब कि आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी चुनौतीपूर्ण है समझने के लिए, ठीक ना। लौरिया नंदनगढ़ से ही एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए, एक नदी जो था नंदनगढ़ से रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर के नेपाल के निकट भिखनाथोरी तक जाती है। कहाँ तक जाती है? भिखनाथोरी तक जाती है। नाम है पंडई नदी और शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु जो थे, भिखना शब्द के समान देखिए, भिक्षु जो था जो होता है ना कि मांग के खाने वाले को, मतलब भिक्षु ऐसे इसका अर्थ बहुत महान शब्दों में है, लेकिन ऐसे इसका तात्पर्य लगाया जाए तो मांग खाने वाले भिक्षु, ठीक ना, जाते थे। लुम्बिनी और नेपाल, फहान और हेनसांग, ठीक ना, फहियान और हेनसांग भी इसी पथ से आए थे यहाँ, जो कि चीन के यात्री थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अनेक टिले खुदाई के प्रतीक्षा से सदियों का रहस्य अपने हृदय में छुपाए। अनेक टिला जो था खुदाई की इच्छा से सदियों से अपने हृदय में बहुत बड़ा रहस्य छुपाया हुआ है, जब उसको खोदेगा तभी पता चलेगा। लौरिया के दक्षिण में अरेराज क्या बोल रहे हैं कि दक्षिण के केसरिया और फिर वैशाली, मतलब ये तो पूरा मैप हमको दिखा रहे हैं, मैप को बना के दे देते इससे अच्छा। यही तो वह पथ था जिसमें भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। अपनी परम प्रिय नगरी गणतंत्री लच्छिवाओं की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर की गज राज की तरह घुमाया, समस्त शरीर को कहा गजराज की तरह घुमाया और बाल आनंद तथागत यहाँ के अंतिम दर्शन है, ठीक है। यहाँ के अंतिम दर्शन यही है बुद्ध का जो था। लिच्छवी रास्ता रोक कर खड़े हो गए, बीच में नदी आ गई। तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया। इसी वैशाली में अम्बापाली ने तथागत को अपना आमाकाना समर्पित किया था। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है। क्या बोल रहे हैं कि आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को ही भूल गया है। ऐसा ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबों में क्या है, हिमालय तलहटी में वैसे ही भूल गया जैसे हिमालय तलहटी में भैंसा लोतन की महत्ता को भूल गए हैं। जैसे हिमालय में भैंसा लोतन की महत्ता को सब भूल गए, उसी प्रकार से जैन धर्म अपनी इस पावन धारा को भूल गई है। जहाँ हिमालय छोटी पहाड़ी के बीच गंधक चट्टानी दीवारों के बीच गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थल। वहाँ क्या था? घड़ियालों का निवास स्थल थे। किवंदती के गजग्रह की लड़ाई वही शुरू हुई थी। पंचदत्त नदी गंडक से वहीं मिलती है। पंचदत्त के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है। अनेक ध्वस्त मूर्तियां बिखरी पड़ी है। इसी गंडक के सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी पर बाप रे क्या पढ़ा रहे, 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंगा और गंडक का क्या होता है? मिलन होता है। कहाँ? सोनपुर में। गंगा गंडक का मिलन कहाँ होता है? सोनपुर में के संगम पर हरी क्षेत्र मिलेगा, जहाँ कहते हैं गज ग्रह युद्ध समाप्त हुआ और गज की संकट मोचन हुआ। और गज का क्या हुआ? संकट, मतलब कि संकट से बेचारा बच गया। वर्तमान और अतीत के अंधतहीन कड़ी है गंडक नदी। न जाने कितनी महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी और इसीलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी अस्थायी न रह सका। मतलब कि गंभीर रुकी नहीं रही, क्योंकि ये बाढ़ आता सबको तोड़ले चल जाती, इसलिए कोई वहाँ बनाता ही नहीं। इसी कारण से करेगा वहाँ तीर्थ स्थल अस्थायी न रह पाया गंडक नदी के किनारे। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी भैंसा लोतन से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारे पर ऐसे तीर्थ की मानो समाधि बिखरी पड़ी है, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते हैं। पर गंडक तो उच्चखल कन्या रही है। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गंभीर इसे सुहाया नहीं है, मतलब इसे सुहाया ही नहीं। मतलब गंगा जो गंभीर रहती है, ज़्यादा उथल पुथल नहीं करती, लेकिन इसे नहीं सही तो पूरा एकदम तूफान ला देती है, इसे बोल रहे हैं।
तब अतीत की कौन स्मृतियाँ गंधक ने छोड़ी, अतीत की कौन सी स्मृतियाँ ऐसी जो गंधक ने छोड़ी। भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट नहीं, हवाई जहाज के गंडक नदी में दोनों ओर नाना आकृति के तल दिख पड़ते हैं। गंडक के दोनों ओर हवाई जहाज जो पानी में रहता है उसका हवाई जहाज मतलब तो उड़ने वाला के बारे में, हवाई जहाज दोनों ओर गंगा आकृति के तल दिख पड़ते हैं। हवाई जहाज को ऊपर से देखने पर ये दिखता है, ठीक ना। कहाँ उथले कहीं गहरे, किंतु प्रायः सभी सास से सम्याल धरती के रूप में गगन के विशाल अनंत में थिथकती हुई बदहलियों की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल, टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल थी, ठीक ना, शुभ्र एवं निर्मल। अब आगे देखते हैं। इन तलों को कहते हैं, अब एक पेज बचा, इन तलों को कहते हैं चौड़े और मन। चौड़ उथल तल के जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है, जाड़ों और गर्मियों में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन बरसात में बढ़ जाता है और खेती होती है। मन विशाल और गहरे तल हैं। मन शब्द मनास का अपभ्रम है। मन शब्द क्या, मनास का अपभ्रम है। कुछ शब्द के अर्थ बता रहे हैं। गंधक के उच्च खल निर्तन के समय बिखरे हुए आभूषण और मानो ये मन और चौड़ बाढ़ आई तत्वों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ा। मतलब बाढ़ आती है तो तत्वों का मतलब जो बना रहता है उसका मार्ग, जो वो एक सोती में बहती है ना नदी, जो उसका मार्ग बना होता है गहराई में, लेकिन उसका उल्लंघन कर जिधर तिधर निकलती है पुराने पथ पर रह गए और चौड़ और मन जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय को स्रोत को फाड़ लाई, वही मनास बन गए। वही क्या बन गए, मनास बन गए। ऐसे ही एक तल क्या है, सरैयामान बेतिया नगर में 4 मील दूर कच्ची और उबड़ खबर सड़क से हम लोग पहुँचे। एक मनोरम जंगल के किनारे त्रयोदशी की चांद अपनी साम्राज्य में फैले हुए है। बेतिया राज के इस जंगल में सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रेबड़े अवैध क्षेत्र में जंगल विभाग की ओर सागौन यूकलिप्टस आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। एक नर्सरी भी यहाँ, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रख जाने की कोशिश की जा रही है। क्या की जा रही है, प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। बस अब थोड़ा सा बचाए। 1 मील बानपथ पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुंचे। विशाल तल, बीच में द्वीप और तीन और जलराशि नौकर विहार के निकले नन्ही लहरिया पर चांदनी के प्रतिबिंब खदोत बार बार झलक दिखाकर अतधीन हो जाते। नौका आगे बढ़ी। सामने रजत राशि निसरिम वाई तरह दीप की कमल पथ और दाएं घने वृक्ष जिनकी छाया मानो नौका को घसने की आतुर थी। बीच धारा में पहुंचने पर नाविकों ने कहा, जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। क्या है, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बात यह है कि शताब्दियों से यह किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूह से जामुन की अंगित फल वहाँ पर गिरते रहे पानी में, और इस तरह रसैया मान का जल का वैगत सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल के घड़ों को मांगते हैं, ठीक ना, मतलब है जल के घड़े वहाँ से मांगते हैं। ये तो जामुन का पेड़ से वो बंदर वाला कहानी याद आ गया, बंदर और मगरमच्छ वाला, क्या जी, जिसको याद है सुना दो। सरैया मान का जल स्थिर है, निर्बद्ध है, किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। कैसा रहा गंडक नदी का जल? सदियों से चंचल रहा है। और व्यक्ति में पूछता ध्यान रहे, एकदम चंचल रहता है। जिसने इतने थीथरे थोड़े, क्या हुआ, कोई वरदान के सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इसकी घाटी में संघर्ष और अभाव की जीवन बिताते रहे हैं। चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहाँ मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहाँ एक और भी प्रकार की प्राचीर जगह जगह पर मस्तक उठाए दिख पड़ा। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपार खंडहर नहीं है। इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पर हम बता देंगे, ठीक है ना। अभी बस पढ़ते जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ा ये चैप्टर हो गया। लेकिन नई कुदालियों और फावड़ों की छाप, नए पुरुष की छाप है इन पर। ये प्राचीन गंडक की घाटी योजना की नहरों के तटबंध जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर 120 मील लंबी, जिसकी 11.5 मील नेपाल में पड़ेगा। ये तो पूरा मानचित्र को देते जी, ऐसा है तो साढ़े 68 मील, देखिए 68 मील उत्तर प्रदेश है। क्या पढ़ा रहे जी, ये सब देना था तो ज्योग्राफी में देता, ठीक है ना। हिंदी में पढ़ा रहा है ज्योग्राफी पूरा महबूब। गोरखपुर और देवरिया जिले में और शेष बिहार के सारण जिले में पूर्वी नहर की लंबाई 155 मील होगी। इसके द्वारा नेपाल और जो भी देवरिया से है बताना, ठीक ना। देवरिया हम मतलब कि मेरा नानी घर ही पड़ता है लगभग,
मेरी चाची का घर है वो। विशाल क्षेत्र के आबपासी होगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावड़ा हाउस भी बनेगा। भैंसातोन ये नहरें निकलेगा और वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है। क्या बन रहा है? 3000 फुट लंबा ब्रिज बन रहा है। तो बराज लिखे हैं, जिस ब्रिज मतलब पुल होता है, जिसमें ऊपर से सड़क और रेल जाने की संभावना है। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ जमीन, क्या 41.49 लाख एकड़ जमीन की क्या बोले हैं, अपपासी इन नहरों से होगी। अपपासी मतलब भरपाई इन नहरों से होगी। कुल ब्याज होगी लगभग 40 करोड़ रुपए। कुल ब्याज कितना होगा? लगभग 40 करोड़ रुपए इस नहर को बनाने में लग जाएगा। क्या भैंसालोतन में भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इन नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। कैसा? इन नवीन जीवन केंद्र का मतलब क्या? आधुनिक निर्माण कर रहे हैं। प्राणवान विद्युत तुल्य सिराहों का जल फैल रहा है। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल की चीरकर आगे बढ़ा। मोटर बोट क्या है? उसके वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी। और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों के टेक्नोलॉजी बात समझा रहे थे, क्योंकि वहाँ के आईएएस थे, तो ये सब बिल्डिंग का होता है ना, देख रेख होता है, ठीक ना। और मैं सोच रहा हूँ शायद जो आईएएस बनना चाहता है कमेंट कर देना, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ शायद युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई अभी खत्म हो गया। गज और ग्राह की लड़ाई के अंत होने जा रहा है। गज और ग्राह की जो लड़ाई थी उसका अंत होने जा रहा है। दैन्य मतलब कि गंडक नदी का जो ये प्रवाहमान स्थिति रहता था उसका वो अंत होने जा रहा है, बता रहे हैं। अंत होने जा रहा है। विकराल मुख में फंसे जन समुदाय के संकट मोचन करने के लिए एक अन्य पौरुष युक्त नारायण के विराट रूप निर्माण हो गया। मतलब विराट रूप का निर्माण हो गया है। जैसे कि होता है ना, कुछ अगर धरती पर कुछ अन्याय होता है तो हिंदू ग्रंथ के अनुसार नारायण जो है अलग अलग अवतार लेके वहाँ पर आते हैं रक्षा करने के लिए। तो इसी के रूप में बताएं कि एक नए नारायण का विराट अवतार हो चुका है अब गंडक नदी के मतलब इस आतंक से लोगों को बचाने के लिए। ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। ये नहरें क्या है? जो कि अलग अलग इंजीनियर ने बहुत सारी नहरें बनाई जो कि अलग अलग दिशाओं में खुलेगी। वो क्या है? नारायण की अनेक भुजाएं हैं। मतलब कि अवतार लेके जो बचाते हैं तो इस प्रकार से बचा रहे हैं, उनकी अनेक भुजाएं हैं वो नहरें। बिजली की तारों की जाल ही तो उसका क्या है? सृणकर्ता चक्र है। मतलब उनका जो है सुदर्शन चक्र है, ठीक ना। और मन ही मन नमस्कार करता हूँ इन इंजीनियरों को। क्या करें? मन ही मन उन इंजीनियरों को। ये जगदीश चंद्र माथुर जी नमस्कार कर रहे हैं। विश्वकर्मा को, मजदूर को, जो भगवान ने इन न्यूतन विराट रूप में के विविधता है। मतलब करें कि भगवान जो इन न्यूनतम विराट रूप की विविधता है उनको मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करे या न करे, लेकिन जिनकी बनाई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भाग्य मंदिर ज्योति होती है। सदियों से क्या होता है? भाग्य मंदिर ज्योति होती है। ओ सदानीरा, ओ चक्र मतलब गंडक नदी का नाम है। ओ सदानीरा गंडक नदी का पर्यायवाची है, ठीक ना, याद रखना। ओ सदानीरा क्या? तो गंडक नदी का ही पर्यायवाची है। ओ चक्रा मतलब चक्रा भी वही है। ओ नारायणी गंडक नदी का पर्यायवाची है। ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती है। इन विविध नामों से किसको? गंडक नदी को संबोधित करती आई है। तेरी चीर चंचल धारा ने उनकी आराधना के क्या है? उनकी आराधना के कुसुमों अग्नित तीर्थ को ठुकरा दिया। अग्नित तीर्थ को क्या ठुकरा दिया। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है उसकी नींव बहुत गहरी है, इसे तू ठुकरा ना पाएगी। मतलब इसे तू ठुकरा ना पाएगी। जैसे कि कहना ऐसे चाह रहे हैं कि गंडक नदी पहले तेरे आगे तीर्थ यात्रा स्थल बनाया जाता था, तो तू उसे क्या करती थी? ठुकरा देती थी, अपने प्रभाव से उसे गिरा देती थी। इतना तू मतलब इतना कस के बांध देता था कि नदी को गिरा के। लेकिन अब कह रहे कि इतना गहरी उसकी नींव पड़ा है कि अब तू उसे ठुकरा नहीं सकती। अब वो तेरा तीर्थ स्थल है, लोग वहाँ जाएंगे, ठीक ना। ऐसे ये बता रहे हैं गंडक नदी को और प्रणाम कर रहे हैं, ठीक ना। और ये इसी के साथ खत्म हो गया। और इससे पहले हम सारा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 7 चैप्टर के। 8वां चैप्टर हो सदानीरा जो कि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था। अब ये खत्म हो गया, ठीक ना। तो जो ने इससे पहले जो सब वीडियो नहीं देखे हैं या फिर तो उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे देंगे, ठीक ना। वहाँ से जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो ऐसे ही लंबा हो चुका है तो इसको यहीं खत्म करते हैं। चलिए, जय हिंद।